Hi everyone. Today I will discuss about 101 यानी 101 क्वेश्चन. So in previous questions 1 to 100 in computer organization architecture. So let's move on our question. So please listen carefully. 101 question. The means of expressing the पोजीशन ऑफ डेटा इन मेमोरी स्पेसिफिक मतलब कहता है कि इसका स्पेसिफिक और पोजीशन कहता है समृद्धि आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन. कोई चीज़ की स्थिति को व्यक्त रूप से जो एड्रेस करता है उसको मतलब क्या करता है, एड्रेस. तो ये स्थिति को यानी पोजीशन को जो मतलब एड्रेस करता है उसको क्या, यानी ये एड्रेस इसका आंसर हो जाएगा. ये सीपीयू का क्या है, रजिस्टर है. एड्रेस क्या है, ये सीपीयू का एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर ये सीपीयू का रजिस्टर होता है. एक्यूमुलेटर क्या होता है, ऑप्शन को समझना भी थोड़ा ठीक रहता है. एक्यूमुलेटर सीपीयू का रजिस्टर होता है. और ये एड्रेस क्या है, ये डेटा का पोजीशन बताता है, कौन सा डेटा कहाँ है. सारा जो डेटा नाम दिया जाता है उस नाम के हिसाब से डेटा को वहाँ तक ये एड्रेस बताता है. हम लोग एड्रेस नॉर्मली जानते हैं कि आप किसी का पता पूछता है कहाँ है, किसका घर क्या है, पार्टिकुलर इंसान का. उसी तरह एड्रेस क्या करता है, एक पार्टिकुलर एड्रेस बताता है, कौन किसका क्या सर्च करना चाह रहे हैं वो बताता है. और एक्यूमुलेटर पूछे तो ये संग्राहक है, यानी ये सीपीयू का रजिस्टर है. क्या है, सीपीयू का रजिस्टर, याद रखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो एक अगला क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाई ए डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू इज कॉल्ड. कहता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डिवाइस क्या करता है, सीपीयू को उपलब्ध कराता है. क्या करता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डिवाइस क्या करता है, सीपीयू को उपलब्ध कराता है. ये उपलब्ध जो कराता है इसके दौरान जो टाइम लेता है इसको कहते हैं एक्सेस टाइम. क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम. यानी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शंस की मदद से जो डिवाइस जो सीपीयू को उपलब्ध कराता है, अवेलेबल इन सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो उपलब्ध कराता है कि क्या करना है, डेटा भी देता है उसका इंस्ट्रक्शंस भी देता है. तो ये कौन देता है, डिवाइस. ये जो डिवाइस देता है इसके दरमियान जो टाइम लगता है इसको क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम. क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम. किसका, डेटा और इंस्ट्रक्शन. डेटा और इंस्ट्रक्शन किसके मदद से उपलब्ध कराता है, डिवाइस. डेटा और इंस्ट्रक्शन को किसको उपलब्ध कराता है, सीपीयू को. याद रखना है, सीपीयू को जो उपलब्ध कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम. याद रखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. हिंदी में कहते हैं एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन से लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेस टाइम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. जब प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेसर इज यूज्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा वेयर आर द प्लेस. कहाँ प्लेस्ड है डेटा, प्रोग्राम्स. कहता है जब प्रोसेसर को यूज़ करते हैं ये प्रोग्राम्स एंड डेटा कहाँ प्लेस है. कहता है द प्रोसेसर प्रोग्राम्स और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है. समझिए ये बात बोलना क्या चाह रहा है. जब प्रोसेसर प्रोग्राम डेटा को यूज़ करता है, प्रोग्राम और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है. जब प्रोसेसर क्या करता है, प्रोग्राम और डेटा. समझिए पहले, प्रोसेसर जो है प्रोग्राम और डेटा ये दो अलग अलग शब्द है, को यूज़ कर रहा होता है. कौन, प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है. किसको, डेटा को, प्रोग्राम और डेटा को कहता है यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है. कहाँ रखा जाता है जब वो यूज़ कर रहा होता है, कौन, प्रोसेसर. अब क्वेश्चन समझ में आ गया. तो ये कहता है कहाँ, मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, मोर देन वन ऑफ द एबव. यानी ये कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में रखा जाता है. कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में रखा जाता है. जब प्रोसेसर डेटा, प्रोग्राम और डेटा, क्वेश्चन का मीनिंग वो समझिए. ये बहुत कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन. हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं किसका मतलब क्या है. यानी दो बातें याद रखना है.
प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को जब यूज़ कर रहा होता है, कहता है वो कहाँ रख के यूज़ कर रहा होता है, कहाँ उस टाइम प्लेस होता है। ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन का मतलब कहाँ, तो हम लोग को पता क्या चला कि ये मेन मेमोरी में रहता है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। कौन सा, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, याद रखना। आप समझ में आया। प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तो उस टाइम कहाँ रखा होता है, कहाँ रख के डेटा को यूज़ करता है, कहाँ उस टाइम डेटा को कहाँ रखता है, मेन मेमोरी में रखता है। मेन मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रैम इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट मेमोरी इन कंप्यूटर बिकॉज, कहता है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में, किसका, रैम का मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए, शॉर्ट मेमोरी होता है, शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। क्योंकि शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि इट इज़ परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली वेरिएबल, वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, परिवर्तनशील, इट इज़ वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल बोलेंगे। यानी जब प्रयोग यानी शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ये इट इज़ वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। याद रखना है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में है, किसमें, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। किसमें, कंप्यूटर में रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए जब किया जाता है तो किसका ज़रूरत पड़ता है, वेरिएबल का। इसलिए लिखा है इट इज़ वेरिएबल, परिवर्तनशील। हम लोग चेंज कर सकते हैं कि फिर वो दूसरा परिवर्तनशील बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, इसलिए कहा वेरिएबल। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। किसमें, शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया। शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, शॉर्ट, याद, ये शॉर्ट वर्ड ही आपको क्वेश्चन का पहचान कराएगा, ये आंसर क्या आएगा, वेरिएबल। तो रैम और शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए वेरिएबल होता है। परिवर्तनशील भी वर्ड आया है शायद, मेमोरी के लिए किया जाता है, तो खुल के नहीं बोला है लेकिन कहना यही चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों स्टेटमेंट में, यानी कथनों में कौन सा विचार ठीक है। कहता है रैंडम मेमोरी त्वरित गणना होने के आगे प्रदान करते हैं, शीघ्र वाष्पनशील प्रक्रिया, वाष्पन कहाँ से आ गया इसमें। अगला क्या है, रोम यानी प्राइमरी रैंडम ओनली मेमोरी, प्राइमरी ही इसका मतलब होता है, सॉरी, प्रोग्रामेबल रैंडम, क्या बोलेंगे यार, खैर। दूसरा क्या है, प्रोग्रामेबल रोम इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर एंड इज अल्सो नॉन एज वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP डिवाइस। ठीक है, कहता है निर्देश योग्य यानी रोम यह प्रकृति में गैर वाष्पनशील होता है तथा एक बार के लिए निर्देश योग्य यानी OTP युक्ति होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, मिटने वाले निर्देश, यानी मिटने वाले मतलब इरेसिबल जिसको बोलते हैं, निर्देश योग्य रोम, यानी इसको क्या बोलता है, EEPROM। इस पराबैंगनी UV प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। ये भी ठीक है। अब कितना इंग्लिश फेल दिया है, समझ में। इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी EEPROM, इसको फिर लिखा है हिंदी में, यार दिमाग खराब होता है। इट कैन बी इरेज्ड बाय सिंपली एक्सपोजिंग इट टू ए सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, सिस्टम बायोस को संग्रहित करता है, क्या है यार उसको। चौथा क्या है, गतिशील रैम यानी डायनेमिक रैम, ड्राम इसको बोलते हैं, चीप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को संग्रहित करता है। डायनेमिक पे इसको इंग्लिश में लिखा है, 25 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इसका कहने का कोई खास बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। फिर से पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं जब तब ज़्यादा अच्छा लगेगा।
निर्देश योग्य रोम, रोम को क्या रखते हैं, प्राइमरी प्रोम, रोम या बोले प्रोम, इसका बाद एक ही है कहने का। यह प्रकृति में गैर वाष्पनशील होता है तथा एक बार के लिए निर्देश या ओटीपी युक्ति होती है, ये भी ठीक है। मिटने वाले निर्देश योग्य रोम यानी ई प्रोम, इसे परावैज्ञानिक प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है, ये भी ठीक है। बोलता है ये भी ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट के बायो संग्रहित करता है, ये ऑप्शन सी सही है, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि लिखा ही खचरा की तरफ, क्लियर नहीं लिखा, हिंदी इंग्लिश एकदम मिला जुला के दिया है, साउंड दिया यानी सी ऑप्शन सही है, आप भी देख लीजिएगा, नहीं तो कभी फिर पढ़ाएंगे फिर डिटेल में इसका माँ बहन एक करके पढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यानी रैम SRM गतिशील रैम यानी DRM से तेज होती है, ये बात पहले क्वेश्चन समझना। स्थिर रैम यानी SRM गतिशील SRM से तेज होती, कहता है इससे ये तेज होता है क्या, यही बात मेन मतलब है। तो ये देखना पड़ेगा ऑप्शन से क्या बोल रहा है। देखिए SRM मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन एक बात तो सच है कि DRM से SRM तेज होता है, तो इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। SRM को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, SRM कैपेसिटर का उपयोग करता है या तेज का बात बोल रहा है, तो इसका मतलब नहीं। कैपेसिटर के बारे में आपको क्या पता है, कैपेसिटर का उपयोग करता है, ये एक CPU का क्या है, CPU का ये एक क्या बोले CPU का रजिस्टर है, कौन कैपेसिटर, इसका कनेक्शन CPU से है, ठीक है। अगला क्या है SRM, ये महंगा होता है, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगला क्या है SRM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, ये जो SRM होती है इसको रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इसको होती है। DRM में जब आप स्क्रीन बंद कर दीजिएगा आपका जो डिटेल लिखे हुए हैं वो मिट जाता है, तो इससे ज़्यादा तेज़ चलता है और अच्छा होता है, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब इसको होती होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रोम का मतलब होता है रैंडम ओनली मेमोरी। तो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाता है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर कहलाता है, क्या कहलाता है, फर्मवेयर। FI होता है दरअसल फर्मवेयर, क्या होता है, फर्मवेयर। रोम में स्टोर किए प्रोग्राम क्या कहलाता है, ये नाम कब पैदा होता है, जब ये रोम में हम लोग प्रोग्राम स्टोर करते हैं, जब हम लोग रोम में प्रोग्राम को स्टोर करते हैं उस टाइम में इसको क्या कहेंगे, फर्मवेयर। क्या कहेंगे, फर्मवेयर। फर्मवेयर कब कहेंगे, जब हम लोग रोम में प्रोग्राम को स्टोर करेंगे तब इसको क्या कहेंगे, फर्मवेयर। याद रखना फर्मवेयर कब बनता है, फर्मवेयर कब हम लोग कहेंगे, जब हम लोग रोम में प्रोग्राम को स्टोर करेंगे तब कहेंगे हम लोग क्या, फर्मवेयर। याद रखना है, जब रोम में प्रोग्राम को स्टोर करेंगे हम लोग क्या कहेंगे, फर्मवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। रैम वोलाटाइल, रैम इज़ वोलाटाइल और टेम्प्रोरी मेमोरी बिकॉज, कहता है रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट। नहीं ऐसा भी नहीं है, इट इज़ एनी लोकेशन कैन बी रीड डायरेक्टली, इसको भी देखते हैं। इट इज़ रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू मेनटेन द डेटा, तो ये सही है, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसमें, रैम वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी में। टेम्पररी मेमोरी में क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर सप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई करना पड़ता है और उसको मेंटेन रखना पड़ता है। रैम इज़ वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी को क्या करता है, कंटिन्यूस पावर सप्लाई करना पड़ता है और इसको मेंटेन रखना पड़ता है। किसको, रैम वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी, यानी दो में से कोई एक समझ सकते हैं। टेम्परेरी मेमोरी को आपको कंटिन्यूअस पावर मेंटेन रखना पड़ता है, पावर सप्लाई टू मेंटेन द डेटा को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। किसमें, वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी में। याद रखना, वोलेटाइल और टेम्परेरी मेमोरी में डेटा को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है सप्लाई के लिए। रिक्वायर कंटिन्यूस पावर सप्लाई को मेंटेन रखना पड़ता है
तभी ये आपको रहेगा, नहीं तो डेटा फिनिश हो जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल स्थायी है, वही बात इसमें भी ज्ञान देगा। प्रोसेस करने में मेमोरी रखा जाता है, मेमोरी सिस्टम के बंद होने पर डेटा खत्म हो जाता है। इसको बोला मेंटेन, इसलिए पावर को ऑन रखिएगा तो ठीक रहेगा, पावर ऑफ हुआ काम खत्म। ये मेंटेन नहीं रहेगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, EDO रैम यानी EDO का पूर्ण रूप। EDO का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। क्या होता है ये, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, एक्सपेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, इसका नाम होता है, यानी ऑप्शन सी है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। याद रखना, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो उसमें याद रखना है, यानी EDO रैम का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ठीक है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेज्ड। इसमें कोई होगा जिसको हम लोग इरेज कर पाएंगे, इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू UV लाइट। किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है, किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। कोई तो होगा जो उसको UV तो हमको भी मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा। यानी ये आंसर होगा क्या, सी ऑप्शन होगा EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेसिबल प्रोग्रामेबल, क्या है, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें मिटाया जा सकता है UV की मदद से। क्या करा जा सकता है, UV की मदद से मिटाया जा सकता है। ठीक है, EEPROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है, EEPROM क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको भी याद रखना है, पॉइंट है, कभी पूछ देता है, सब कंफ्यूज कर देता है। क्या है, EEPROM यानी इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। कभी पूछे वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, तो याद रखना है नॉन वोलेटाइल है, जिसका आविष्कार किया 1971 में डॉफ फ्रोहमन ने किया था। कौन किया था, डॉफ फ्रोहमन 1971 में। EEPROM ने पराबैंगनी किरणों के माध्यम से डेटा को इरेज करके दोबारा लिखा या प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM की मदद से क्या कर सकता है, डेटा को फिर से, पराबैंगनी किरण होता है उसमें, EEPROM में क्या होता है, पराबैंगनी किरण होता है, जिसकी मदद से डेटा को इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, यानी तो दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, ये EEPROM का काम है। क्या है, UV की रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। कौन, EEPROM क्या होता है, इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और दोबारा इसको कोड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कहानी, याद रखना है EEPROM। क्या, EEPROM का क्या काम है, EEPROM का काम है डेटा को मिटाना, इरेज करना। तो इरेज टाइप का कुछ आएगा तो याद रखना है। हालांकि हम भी भूल जाते हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं है भूलेंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि CPU द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डाटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। पहले रैम में लोड होता है और प्रोसेसर में भेजा जाता है। CPU द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, यही पूछ रहा है, किस मेमोरी का, यानी ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का CPU द्वारा सीधे यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब कहता है क्यों यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बजाय मेमोरी में डेटा पहले क्या होता है, लोड होता है, फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। क्या करता है, पहले लोड होता है, फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। तो समझ में आ गया कि किस में लोड सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, सीधे उपयोग किस में नहीं किया जा सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो क्या करा जा सकता है, ये डेटा को लोड करता है और क्या करता है, तब ये प्रोसेस करता है, यानी भेजता है। क्या करता है, भेजता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। अंकन मतलब एक बार देखता होगा फिर आगे करता होगा। रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। EEPROM में EEPROM तो अभी बताया, EEPROM क्या होता है, ये इरेज करने में काम आता है, ये तो होगा ही नहीं। तो ये अगला क्या, PROM में क्या करता है, PROM में
एक बार अंकन किया जाता है। रोम में किस किस में, यानी प्रोग्राम और रीड ओनली मेमोरी में रोम का एक प्रकार है। क्या है ये? रोम का एक प्रकार है जहाँ इसके निर्माण के बाद इस पर स्थिति सामग्री को एक बार बदला जा सकता है, तत्पश्चात डेटा अस्थायी हो जाता है। प्रोम एक मानक रोम से यह अंतर है कि रोम में निर्माण के दौरान डेटा को लिखा जाता है, जबकि प्रोम में निर्माण के बाद डेटा को उनमें प्रोग्राम किया जा सकता है। रोम के किस किस्मों पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? रोम के प्रोम सेक्शन में। किसमें? प्रोम में डाटा को एक बार अंकन किया जाता है। अंकन यानी इंग्लिश में क्या बोले? डेटा कैन बी रिटेन ओनली वंस, यानी एक बार लिखा जाता है। अंकन का मतलब क्या है? एक बार लिखा जाता है। किसमें? एक केवल एक बार, ये भी याद रखना है, ओनली वंस टाइम। किसमें? प्रोम में। ई प्रोम में क्या हो सकता था? इरेज करते थे और इरेज करके हम लोग फिर लिखते थे, फिर यानी तो मिटाते, इरेज करना यानी मिटाना, मिटाते थे फिर लिखते थे, यानी तो फिर कोड करते थे। इस तरह की फैसिलिटी किसमें रहता है? ई प्रोम में। जबकि प्रोम में क्या है? एक ओनली वन टाइम आप लिखते हैं तो वही एक बार ही आप लिख सकते हैं। ओनली वंस टाइम प्रोम का काम है। आप समझ में आए? प्रोम और ई प्रोम क्या है? ई प्रोम में हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, जबकि प्रोम में नहीं। प्रोम में एक बार ही हम लोग ओनली वन टाइम लिख सकते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए तो खट से जवाब देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज असेंडिंग ऑर्डर साइजेस। कहता है कि निम्नलिखित में संग्रहण यानी स्टोरेज के क्रम में सही संग्रह, यानी छोटे से बड़े में जाना है। सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा क्या होता है मालूम है? सबसे छोटा होता है रजिस्टर, याद रखना है। सबसे छोटा कौन होता है? रजिस्टर होता है। उसके बाद कैच होता है। कभी भी आए तो 2-3 गो वर्ड याद रखना है। सबसे छोटा, इसको सजाना है, क्या बोला है? बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े में। सबसे छोटा कौन होता है? रजिस्टर। उसके बाद क्या होता है? कैच। उसके बाद क्या होता है? रैम, हार्ड डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब रजिस्टर क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो याद रखना है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन होता है? रजिस्टर। उसके बाद कौन होता है? कैच। सबसे छोटा क्या होता है? अब ऐसे भी अब 2 बात आपको याद है, कभी इस तरह का पूछ ले, सबसे छोटा क्या होता है? रजिस्टर। 3 ऑप्शन में कहीं भी पहले नहीं है, तो पहले रजिस्टर है, तो रजिस्टर को खोज करके मार देना। उतना दिमाग काहे लगाएंगे हम लोग, उतना बात याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे छोटा कौन? क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी है इतना आपको टफ करके दे देगा। तो सबसे छोटा क्या है? रजिस्टर है। कौन है सबसे छोटा? रजिस्टर। स्टोरेज के मामले में सबसे छोटा क्या होता है? रजिस्टर। उसके बाद कैच। ये 2 बात याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? डबल ई प्रोम के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? डबल ई प्रोम के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, गलत बात है। इलेक्ट्रिकली इरेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नहीं। थर्ड नंबर क्या? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी सही नहीं है। यहाँ पर ये तो सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ई प्रोम के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसके भी अंतर्गत आता है, ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं बात बोल रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसका दूर दूर से दोस्ती नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा। क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं यही होगा, बाकी जो ऑप्शन है सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये नहीं है। अगला कहता है व्हाट फीचर्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मैक्स इट यूज़फुल। कौन सा फीचर है रीड ओनली मेमोरी का? कौन सा फीचर है यूज़फुल? फीचर कौन सा है रीड ओनली मेमोरी? कौन सी विशेषता उसे यूज़फुल बनाती है? यानी रीड ओनली मेमोरी को कौन सा उसका विशेषता है जो कि उसको यूज़फुल बनाता है, उपयोगी बनाता है? किसको? रीड ओनली मेमोरी को, यानी ROM को। किसको? ROM को कौन बनाती है? तो इसको बनाता है, बाकी ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। रोम कौन बनाता है? रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात डेटा बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। यानी ये नॉन वोलेटाइल रहता है, ये बिना नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात डेटा बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी चलता है। मतलब हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रिकल पावर को मेंटेन रखना पड़ता था तभी चलता था। कौन? वोलेटाइल। जबकि नॉन वोलेटाइल में ऐसा बात नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी वो नॉन वोलेटाइल काम करता है, जबकि वोलेटाइल नहीं करता है। यही चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसीलिए यही विशेषता इसको उपयोगी बनाता है रोम को। क्या? ये नॉन वोलेटाइल
रहता है और नॉन वोलेटाइल आपका स्क्रीन बंद भी हो जाएगा लेकिन फिर भी इसमें डेटा बरकरार रहता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी DMA इज़ ए टेक्निक वेयर इन द CPU। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक है, एक जिसमें CPU क्या है, जिसमें CPU क्या करता है, ट्रांसफ़र डेटा टू इनपुट आउटपुट, ट्रांसफ़र डेटा टू द डिस्क ड्राइव। उसके बाद क्या है, यह निष्क्रिय और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाया। आइडियल डज नॉट प्ले एनी रोल, यानी इसका ऑप्शन सी है कि यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता है। कौन, DMA। डेटा ट्रांसफ़र से तो कोई मतलब नहीं है बेचारा, कोई एक्टिवनेस नहीं है इसमें, इसलिए कहता है यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। कौन निष्क्रिय है, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कौन, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये था हम लोग का सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन आंसर? सो क्या बोलेंगे, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर अच्छा से सुनोगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई ख़ास ये सब भारी नहीं है। लेकिन आप बहुत क्वेश्चन आता है ना, 15-20 क्वेश्चन करके आता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजन इंसान का फितरत है, होता ही है। अब बार बार पढ़िएगा तो ये चीज़ धीरे धीरे दूर होता है। जब किताबों से लगे रहिएगा तब ही होगा, नहीं तो और पैदा हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का COA फिनिश होता है, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर को हम लोग ऑब्जेक्टिव के थ्रू ख़त्म कर लिए हैं। फिर अगला हम लोग का क्या है, डिजिटल लॉजिक, यानी पूरा का पूरा किताब पढ़ेंगे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर हमको इससे पता चलने लगेगा कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर उसको हम लोग यानी 2-3 महीना लगेगा तो इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एकदम थ्योरेटिकल पार्ट, इसी से निकालेंगे थ्योरी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर उसको मज़े से पढ़ाएंगे, तब और मज़ा आएगा। क्वेश्चन में पकड़ बनेगा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा वो कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।